हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करते हैं एरिन बैंक्स के बारे में। और एरिन बैंक्स ने इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं। इनकी फिजिक इस पॉइंट पर लास्ट ईयर से भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो रही है। मतलब चेस्ट देखो इनका कितना ज़्यादा डेंसर हो रहा है, वो थिकनेस इनकी इंटायर फिजिक में और भी ज़्यादा ऐड हो गई जो लास्ट ईयर कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे। एरिन यहाँ पर कैप्शन भी डाल रहे हैं, थैंक्स फॉर माई सर्जन, जिन्होंने मुझे ये चेस्ट इम्प्लांट दिया। मतलब एक तरह से वो ट्रोल करते हुए मजाकिया तौर पे ये कैप्शन डाल रहे हैं। बट उसके बाद भी गाइस, इनको लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया में ये फीडबैक मिला था कि आपको अपने अपर चेस्ट को ब्रिंग अप करना है, और इन्होंने सिर्फ अपर चेस्ट को ही नहीं बल्कि इंटायर चेस्ट को पूरी तरह से ब्रिंग अप कर लिया है। मतलब ये डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है एरिन बैंक्स का। आप देखो चेस्ट कैसे इनका बाहर आने को रेडी है और पूरी तरह से राउंडर और फुलर वो कंप्लीटनेस प्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त ये है 10 वीक्स आउट दुबई प्रो से, एक ऐसा शो जो काफ़ी टाइम बाद एरिन बैंक्स को हमें पोजिंग करते हुए प्रेजेंट करेगा। और साथ में गाइस बहुत टाइम बाद एरिन बैंक्स को फिर से एक मौका मिलेगा खुद को प्रूव करने का, बिकॉज लास्ट ईयर इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। उसके बाद ये थोड़ा एकदम से शांत हो गए थे, फिर इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी एंड देन अब इनके कैप्शंस आने, अब इनकी अपडेट्स आनी, अब इनके वीडियोस आने, पोजिंग वीडियोस आने स्टार्ट हो गए हैं। इन एवरी सिंगल अपडेट में गाइस पता लग रहा है कितने ज़्यादा हंग्री ये हैं, कितना ज़्यादा ये खुद को दोबारा से प्रूव करना चाहते हैं और कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये फील करना है अपनी प्रोग्रेस से। अब देखो लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में गाइस इनकी प्लेसिंग 3rd आई थी, तो इतने ज़्यादा फॉल ऑफ ये नहीं करे थे इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग। मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज थे ये, जबकि जजेस ने इनको फीडबैक दिया था कुछ बॉडी पार्ट्स को वर्क करने का। और साथ में गाइस इनकी पीक भी उस तरह की नहीं थी जैसे ये 2022 में लाए थे, जिसके दम पर इन्होंने टाइटल जीत लिया था। तो हाँ, अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है एरिन बैंक्स के पास खुद को इम्प्रूव करने का, और उसी हिसाब से इन्होंने वर्क कराएगा। इस फिजिक बहुत ही ज़्यादा डेंसर, बहुत ही ज़्यादा ना वो हार्डनेस इनकी फिजिक में पता लग रही है। अब दुबई प्रो में देखो इनके सामने कौन compete कर रहा है। जहाँ तक सुनने में आया आंद्रे फर्ग्यूसन तो वहाँ पे होंगे, काइलन होल्डन भी होंगे, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन का गाइस डाइसी है। अभी उन्होंने इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो पास नहीं करा है, बट यस उनकी अपडेट्स देखकर डेफिनेटली ये लग रहा है कि ही इज़ गोइंग टू बी कम्पीटिंग। प्लस गाइस जेरेमी बॉन्दिया, अगर वो भी वहाँ पर उतरते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बट हाँ, जेरेमी के बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज अभी वो ऑलरेडी एक इंजरी से हील कर रहे हैं जो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी उस तरह से वो वर्कआउट वो नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ा बहुत उन्होंने वेट भी लूज़ कर लिया है। लेकिन हाँ मैन, एरिन की इंप्रूवमेंट्स आर रियली इनसेन। मतलब जिस तरह से हम देखना चाहते थे ना इनको वापस आते हुए, उसी तरह से कम बैक करेंगे। और डेफिनेटली इस बारे में कोई मुझे डाउट नहीं है कि दोबारा से टाइटल की दौड़ में ये बिल्कुल होने वाले हैं, ये जीत सकते हैं दोबारा से टाइटल। इस बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है, बिकॉज एक एरिन बैंक्स जो इंसेन लेवल की बैक कैरी करता है, इंसेन लेवल की थिकनेस कैरी करता है अपनी बैक में, अब उसका फ्रंट भी उसी लेवल का पहुंच गया हो, तो एक बैलेंस जो हो जाएगा ना, जो जजेस चाहते हैं, जो इम्प्रूवमेंट जजेस देखना चाहते हैं, वो बहुत ही मज़ेदार होगी। और वही चीज़ ये प्रेजेंट करने वाले हैं। बाकी आप बताओगे इसके एरिन बैंक्स का कमबैक एक बिल्कुल ही सक्सेसफुल कमबैक रहेगा, या फिर एरिन बैंक्स का टाइम इज अप और अब वो उस तरह से खुद को प्रूव नहीं कर पाएंगे। बाकी अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है रामोन डिनो की, यानी कि इस साल के आर्नो क्लासिक के रनर अप की। तो रामोन डिनो ने ये फिजिक अपडेट पोस्ट करी है जहाँ पे ये पोजिंग कर रहे हैं, और ये अपडेट देखकर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये रिसेंट की है। इन्होंने थोड़े पीछे के टाइम की जाकर अपडेट पोस्ट करी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि आपने अभी इनको देखा होगा पिट्सबर्ग प्रो में, वहाँ पर ये इतने ज़्यादा हार्डर साइड पर, इतने ज़्यादा कंडीशन साइड पर नहीं थे। एक पूरे ऑफ सीजन में थे, थोड़े बल्कि सॉफ्टर साइड पर थे, और ऐसी कंडीशन ये कैरी बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और यहाँ इस अपडेट में आप देखोगे तो मैन, ही इज़ लुकिंग क्रेजी वैस्कुलर, क्रेजी कंडीशन, बिल्कुल हार्डनेस इनके मसल्स में दिख रही है, वो ड्राइनेस भी इनके मसल्स में दिख रही है, और फुलनेस। गाइस यही फुलनेस चाहिए रामोन डिनो की, यही चीज़ देखना चाहते हैं टाइलर मेनियन, यही चीज़ देखना चाहते हैं स्टीव वाइनबर्गर। और उन्होंने यही रीज़न दिया था कि रामोन डिनो जो आर्नो क्लासिक का टाइटल लूज़ कर चुके हैं, वो इसी रीज़न से लूज़ करा है उन्होंने, क्योंकि देखो ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं था वेस्ली विजर्स इनके बीच में गए, जबकि रामोन डिनो ने सिर्फ 6 वीक प्रेप करा था, सिर्फ 6 वीक्स की प्रेप। उसके बाद आप उर्स कैल्सिंस्की को बीट कर देते हो, ब्रियॉन एशली को बीट कर देते हो, वेस्ली विजर्स जो अपने ऑल टाइम बेस्ट पर थे उसके इतने करीब आ जाते हो कि 1 या 2 पॉइंट से यू लूज़ द टाइटल। तो देखो कितनी इंसेन आपकी फिजिक ऑलरेडी होगी, और सिर्फ 6 वीक्स की प्रेप के हिसाब से गाइस, अगर इनको ज़्यादा टाइम मिल जाता ना तो मेरे हिसाब से वेस्ली इनको बीट नहीं कर पाते। तो अब यही देख लो आप, इसीलिए टाइलर मेनियन ने बोला, इसीलिए स्टीव वाइनबर्गर ने बोला, इनको सबने फीडबैक दिया कि आपकी यही फुलनेस जो मिस्टर ओलंपिया में आप कैरी कर रहे थे, यहाँ कैरी नहीं कर रहे थे, और वही फुलनेस हम आपकी देखना चाहते हैं इस स्टेज पर। अगर आप वो फुलनेस ले आओ तो आप अनडिनाइबल हो जाओगे। और अब रामोन डिनो इस बात को बिल्कुल समझ गए। देखो पहले ये सोशल मीडिया पर कुछ टाइम पहले तक इतने ज़्यादा पोस्ट नहीं डालते थे, बट अभी रिसेंट टाइम्स में इनकी अपडेट बहुत ज़्यादा हो गई है, बिकॉज आप समझ चुके हो कि आपकी हाइप
तब तक ही चलेगी जब तक लोग आपको देखते रहते हैं। वही बात है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आपको लोगों के सामने बना रहना होगा। अब देखो वेस्ली विजर्स ने जब से टाइटल जीता है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पर। यूट्यूब वीडियोस वो पहले भी बनाते थे, इंस्टाग्राम अपडेट्स वो पहले भी देते थे, गेस्ट पोस्टिंग वो पहले भी करते थे, लेकिन अब जिस तरह का इंटरेक्शन वो कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव हो गए, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें कर रहे हैं। और रमोंडिनो इस चीज़ में कहीं ना कहीं लैग करते हुए हमें दिखते थे। अब उसी चीज़ पर रमोंडिनो काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं, यूट्यूब पे अपडेट्स आ रही हैं। अब देखो पोजिंग अपडेट भी इन्होंने डाल दी पहले की तरह। अब ये देखो पहले की अपडेट देखकर मुझे थोड़ा बिग रैमी की याद आ गई, बिकॉज वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, पहले की तरह अपडेट्स डाल रहे हैं। लेकिन जो भी हो, शायद बिग रैमी ने टीच कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। लेकिन जो भी होगा, इस रमोंडिनो का एक कमबैक मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत ही स्ट्रांग होगा। और वेस्ली विजर्स और रमोंडिनो के बीच में सेकंड प्लेस के लिए बैटल इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल एट मिस्टर ओलंपिया, बिकॉज मैं डेफिनेटली किसी पे भी बैट नहीं कर सकता। वेस्ली विजर्स ने डेफिनेटली बीट करा है इस साल, खुद को प्रूव करा है, दोनों टाइटल जीत लिया आर्नोल्ड क्लासिक के। लेकिन रमोंडिनो मैन, जिस तरह वो क्लोज आ गए थे ना, और साथ में 6 वीक्स की प्रेप के बाद, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन। तो वही है गाइस, बिल्कुल भी हम डिनाई नहीं कर सकते रमोंडिनो के अकॉम्प्लिशमेंट्स को, इनकी फिजिक को, इनके हार्डवर्क को, इनके डिसिप्लिन को, इनकी डिटर्मिनेशन को। तो अब मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ देखने के लिए मिस्टर ओलंपिया में किस तरह का इनका पैकेज होता है। लेकिन हाँ गाइस, अभी तो काफ़ी टाइम है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी वेट जिस चीज़ के लिए आपको नहीं करना पड़ेगा वो है हमारी नेक्स्ट अपडेट के लिए, और वो है शॉन क्लाइडा के बारे में। शॉन क्लाइडा मैन, नो वन इज़ ट्रेनिंग लाइक हिम, नो वन इज़ मूविंग वेट्स लाइक हिम। मतलब इनकी वेट ट्रेनिंग देखो आप, कितना हैवी वेट ट्रेनिंग ये कर रहे हैं। इतना एक्साइटेड इस सीज़न ना तो मैं क्लासिक फिजिक डिवीजन में वेस्ली विजर्स, रमोंडिनो या क्रिस बमस्टेड की बैटल देखने के लिए हूँ, ना ही मेंस फिजिक डिवीजन में एरिन बैंक्स, ब्रैंडन हेनरिक्सन, रायन टेरी और जेरेमी बोंदिया की बैटल देखने के लिए हूँ, या फिर ओपन डिवीजन में डेरेक लैंसफोर्ड, निक वॉकर और हार्डी चुपन की बैटल देखने के लिए हूँ। जितना एक्साइटेड मैं इस वक्त हूँ शॉन क्लाइडा और कियोन पियर्सन की बैटल देखने के लिए, मतलब दे बोथ आर रेजिंग बार मैन, इनक्रेडिबल लेवल तक खुद को पुश कर रहे हैं, कोई भी हारना नहीं चाहता, और एक अलग ही लेवल की प्रिपरेशन, जैसे एक बॉडी बिल्डिंग मैचअप नहीं हो बल्कि ये एक आपका बॉक्सिंग मैचअप हो, उस तरह की ट्रेनिंग करते हुए ये दोनों दिख रहे हैं। कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, और बिल्कुल दोनों बिलीव करते हैं खुद में, दोनों ही इंक्रेडिबल पैकेज कैरी करते हैं। इसीलिए जिस तरह की क्लोज बैटल 212 डिवीजन में हमें देखने को मिलेगी शॉन और कियोन के बीच में, दैट इज़ गोइंग टू बी अ नेल बाइटर। और सच में एक शो की स्पेशल मूवमेंट होती है ना, जो शो स्टॉपर की तरह होती है, वो इन दोनों के बीच के बैटल ही होगी डेफिनेटली। कियोन लास्ट ईयर से इज़ मच इम्प्रूव्ड गाइस, मतलब मच इम्प्रूव्ड, मच डिटर्मिन्ड, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। वेट ट्रेनिंग इनकी अब और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ हो रही है। एंड शॉन मैन, यू कैन सी किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, हाउ हैवी ही इज़ मी ट्रेनिंग। मतलब मुझे इस वक्त ना ये हार्डी से भी ज़्यादा खुद को पुश करते हुए लग रहे हैं। कभी स्टेज पर लैग करते हुए ये नहीं आए, हमेशा बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के साथ आते हैं। और इस साल ही विल बी मोर डेंसर विद बेटर वेस्ट कंट्रोल, क्योंकि लास्ट ईयर इनको इकलौता फीडबैक जो मिला था वो था अपने गट को ये थोड़ा सा हैंग होने दे रहे थे, वेस्ट कंट्रोल इनका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और इस साल गाइस शॉन इस चीज़ पे पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे, डेंस, बिगर और विथ मोर कंट्रोल इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन ऑफ शॉन क्लाइडा। अब शॉन जानते हैं इट इज़ हिज लास्ट शॉट, यस गाइस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कियोन पियर्सन विल बी मोर इम्प्रूव्ड। मतलब अगर आपने कियोन पियर्सन को इस साल नहीं रोका ना, तो अगले साल ये अपनी लेगेसी खड़ी कर सकते हैं। देखो ओपन डिवीजन में इस वक्त ऐसा कोई नहीं है जो अपनी लेगेसी बना सके, जैसे रॉनी बना चुके हैं, फिल हीथ बना चुके हैं, जे कटलर बना चुके हैं, आर्नल्ड बना चुके हैं। इस तरह की लेगेसी इस वक्त ओपन डिवीजन में कोई नहीं बना सकता। देखो क्रिस बमस्टेड क्लासिक में बना चुके हैं, 212 डिवीजन में डेफिनेटली इस तरह की लेगेसी बनाने का दम रखते हैं कियोन पियर्सन। इस साल कियोन पियर्सन को रोका जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये रोके नहीं गए गाइस तो फिर अब तो इनका बार बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता जाना है। बल्कि हाँ, एक बात और है कि हो सकता है कियोन पियर्सन लेगेसी ना भी बनाए, और उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही होगा कि वो खुद ये चीज़ ना चाहें, बिकॉज उनको जाना है ओपन डिवीजन में। वो पहले ही बता चुके हैं 1 या 2 टाइटल जीतने के बाद 212 डिवीजन के वो मूव करेंगे ओपन डिवीजन में। तो यस गाइस, अगर ये रहते हैं तो इनको कोई नहीं रोक सकता। अगर शॉन क्लाइडा इस साल नहीं रोक पाए तो दे बोथ आर हंग्री गाइस। ये लोग बहुत ज़्यादा, मतलब हंग्री तो एक छोटा सा वर्ड है, ये लोग स्टार्व कर रहे हैं इवन आफ्टर द टाइटल विन। दोनों ही टाइटल जीत चुके हैं, उसके बाद भी दे बोथ आर रियली स्टार्विंग कि दोबारा हमें जीतना है, दोबारा खुद को प्रूव करना है। दे नो हाउ टू रेज द डिवीजन। अब देखो, कोई होता है जो कंट्रोवर्सी करके रेज करता है डिवीजन को, कोई होता है जो फाइट करके रेज करता है डिवीजन को। ये दोनों इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। ये दोनों एक साथ रेस्पेक्टेबल हैं, साथ में सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं और अलग ही लेवल की डेडिकेशन दिखा के अपने ट्रेनिंग के थ्रू आर रेजिंग द डिवीजन। और यही चीज़ इस डिवीजन को बहुत स्पेशल बनाती है। इस साल आप किसी पे बैट नहीं कर सकते इन दोनों में से। कियोन पियर्सन, शॉन क्लाइडा, एक गोइंग टू बी एपिक बैटल गाइस, एक रीमैच जिसके लिए ना हमने कभी डिमांड करी, लेकिन एक ऐसा रीमैच जो बहुत ज़्यादा एक नेल बाइटर हमें देगा और हम हमेशा से चाहते थे।
एनीवेज आप बताओ, आपको क्या लगता है ये नेल बाइटिंग बैटल होगी? क्या ये बैटल एक बहुत ही यादगार बैटल हमें देगी टोटल डिवीजन के लिए? अब अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है गाइस गुडविटो के बारे में। एंड गुडविटो ने इस साल टोनियो और मार्टिन, यानी कि जो दोनों की बात हो रही है न्यूयॉर्क प्रो में सेकंड प्लेस के लिए, उन दोनों से ही एक एपिक बैटल करी है। और दोनों के ही काफ़ी क्लोज थे गुडविटो, मतलब ये नहीं है बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखा हो। बहुत अच्छी बैटल, कई सारे कॉल आउट्स के बाद गुडविटो उनके बाद में प्लेस हुए हैं। अब लोगों ने एक्सपेक्ट करा था, लोग होप कर रहे थे कि हम न्यूयॉर्क प्रो में गुडविटो को देख पाएंगे। बट एक बात तो यही है गाइस कि गुडविटो अब compete नहीं करेंगे न्यूयॉर्क प्रो में। और जहाँ तक हमें पता लगा है, गुडविटो इस पूरे सीज़न में अब और compete नहीं करेंगे, बिकॉज क्रिस असीतो ने ये बोला कि गुडविटो अब इस सीज़न में compete नहीं करेंगे और साथ में अपने ऑफ सीज़न पर अपनी इंप्रूवमेंट्स पर और ज़्यादा ध्यान देंगे। जबकि ये एक बुरी चीज़ हमें सुनने के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं गुडविटो को दोबारा स्टेज पे देखने के लिए। बट उसके साथ में गाइस एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि ही इज़ वेरी यंग, बहुत ज़्यादा यंग है। और जिस तरह से लास्ट ईयर से लेके अब तक इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी हैं, अपनी फिजिक में चेंजेस लाए हैं, अपनी बैक को ब्रिंग अप करा इस लेवल तक, तो अब सोचो एक और ऑफ सीजन के बाद कितने अमेजिंग ये हो जाएंगे। प्लस क्रिस असीतो के अंडर ये ट्रेन करेंगे, तो आप सोचो किस तरह का इन पे फोकस करा जाएगा, किस तरह की गाइडेंस इनको मिलने वाली है, और हाउ ग्रेट ऑफ अ पोटेंशियल ही कैरीज। अब इनकी एबिलिटीज में कोई डाउट नहीं करता गाइस। मतलब जैसे लास्ट ईयर तक बोला जा रहा था ना कि इनके फिल्टर्स यूज करते हैं, पिक्स बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होती हैं, कैप्शंस वगैरह ऐसे लगाते हैं, अब कोई डाउट नहीं करेगा मैन। बिकॉज जिस तरह से इन्होंने अपने आप को स्टेज पे लाए हैं, फिल्टर्ड वर्जन ऑफ गुडविटो इज इक्वल्स टू द स्टेज वर्जन ऑफ गुडविटो। बिल्कुल वैसा ही वर्जन ये लेकर आए हैं। साथ में आपको याद होगा लास्ट ईयर जब इन्होंने गेस्ट पोजिंग करी थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए थे बिकॉज ही वॉज इन ऑफ सीजन। साथ में एक हर्निया का इशू भी बहुत ज़्यादा विजिबल था, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था। उस हर्निया के इशू की बात पहले तो काफ़ी हो रही थी, बट जब ये उतरे आनो क्लासिक ब्राज़ील में, क्या उसकी बात हुई? बिल्कुल नहीं गाइज। उसके बाद डेट्रॉयट प्रो में जब ये उतरे, क्या उसकी बात हुई? बिल्कुल नहीं गाइज। मतलब ऐसा हुआ जैसे इनको इशू था ही नहीं। इस क्लैरिटी से इन्होंने इस चीज़ को टैकल कर दिया कि लोग इनके बारे में बातें कवर करने वाले इस बात को पूरी तरह से भूल गए। खैर मैं नहीं भूला, क्योंकि मुझे देखो कवर करनी होती है डिटेल में, लेकिन हाँ उस बारे में किसी ने बात नहीं करी। और इसी रीज़न से गाइस कि अब ये चीज़ एस्थेटिक्स के हिसाब से इन्होंने पूरी तरह से फिक्स कर दी है। और अब इस फिजिक में देखो साइज़ की वैसे ही कमी नहीं है, बट उसके बाद भी अगर ये और ज़्यादा साइज़ ऐड कर लेते हैं, अपनी बैक पर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर लेते हैं, एक ज़्यादा डेंस फिजिक और लेकर आ जाते हैं, ही इज़ गोइंग टू बी अनडिनाइबल। ही कैन रियली बी अ टॉप कंटेंडर। ही इज़ रियली अ फोर्स ऑलरेडी। मतलब इनको आप देख चुके हो कम्पीट करते हुए, इनकी विथ वगैरह कितनी ज़्यादा मसल मास ही कैरी करते हैं, ये कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। मसल मैच्योरिटी की थोड़ी सी कमी है, बैक पे अभी भी यस थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैन ही टोटली इज़ ओवर दिया। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ इनके एक ऑफ सीज़न के लिए। प्लस अब लोग इनकी हाइप ट्रेन को रुकता हुआ नहीं देखेंगे। अब लोग इनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इंप्रूवमेंट्स करके ही आएंगे। और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक आने वाले टाइम का एक फ्यूचर बोल रहे हैं बॉडी बिल्डिंग का, और जो कि बोलना कहीं पे भी मुझे गलत नहीं लगता गाइस। बहुत ही ज़्यादा यंग है, अपने अर्ली 30s में, तो इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है इंप्रूवमेंट्स करने का, खुद को प्रूव करने का, मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे चढ़ने का, और साथ में एक टॉप कंटेंडर बनने का। तो आप बताओ क्या आपको ये डिसीजन गुडविटो का सही लगा, या फिर आप चाहते हो इनको और ज़्यादा कम्पीट करते हुए देखने का? देखो एज अ सेल्फिश फैन मैं चाहता हूँ उन्हें कम्पीट करते हुए देखने का, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और शायद सेल्फिश होना भी यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में इनके फ्यूचर के बारे में सोचो, अगर आप सोचो एक्चुअल में कि ये किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से मोर कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, तो भाई उसके लिए तो ऑफ सीजन चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, और वही ये देने वाले हैं। एनीवेज गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और वो है मार्टिन फिट्जवाटर की। मार्टिन इज मेकिंग वेव्स। जब से उन्होंने कम बैक करा है, मतलब कम बैक से पहले कोई भी नहीं सोच रहा था, इवन मैं भी, कि इस तरह से मार्टिन वापस आएंगे, इस तरह से वेव्स करेंगे, इस तरह से हाइप इनकी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ठीक है एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर थे, बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोग आते जाते भी रहते हैं। मार्टिन ने ऑफ सीजन लिया, ऑफ सीजन के बाद अपडेट्स में ये इतने ज़्यादा हमें शार्पन नहीं लगे। ठीक है अच्छी फिजिक लग रही थी, बट एक हाइट वाला एस्पेक्ट नहीं था, एक एक्स फैक्टर वाला एस्पेक्ट नहीं था। बट जिस तरह से इन्होंने स्टेज पे खुद को प्रूव करा है मैन, जिस तरह से इंसेन बैटल इन्होंने गुडविटो के साथ करी है, जिस तरह से गेस्ट पोजिंग में भी आए दोबारा से, मतलब तो अपने आप को ना एक तरह से ये एक बहुत ही स्टेबल बॉडी बिल्डर, एक बहुत ही कॉम्पिटेंट बॉडी बिल्डर बताते जा रहे हैं। और साथ में गाइस ही इज़ लुकिंग मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग बाय डे। यस आप जब भी इनकी अपडेट देखोगे और ज़्यादा प्रॉमिसिंग आपको नजर आएंगे। अब देखो इस अपडेट में, ये रीसेंट की अपडेट है बिल्कुल इनकी, न्यूयॉर्क प्रो से पहले की, कितने ज़्यादा डाइस्ड, कितने ज़्यादा ड्रायर साइड पे लग रहे हैं, और इनकी बैक तो मैन इज़ डेफिनेटली वेरी मच ब्रॉट अप। अब वो बात अलग है कि इनका मुकाबला है टोनियो बर्टन से, जिनकी बैक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेंस है, निक वॉकर से, जिनकी बैक के बारे में तो आप यहाँ पे बोलोगे नहीं मैन, सेकंड बेस्ट बैक इस वक्त ओपन डिवीजन की, तो वही है। लेकिन हाँ टोनियो इनके बीच में बैटल देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वक्त सारी चिप्स ना टोनियो के शोल्डर पे हैं, निक के शोल्डर पे नहीं है, इस वक्त टोनियो के शोल्डर पे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि टोनियो है लास्ट ईयर के 8th प्लेसर, और कोई भी उनको अगर बीट करता है, जैसे मैं बिल्कुल समझता हूँ, मेरी प्रेडिक्शन में तो मार्टिन उन्हें बीट कर देंगे।
और अगर कोई भी उन्हें बीट कर देता है या फिर पुश भी करता है, इसका सीधा सीधा मतलब है वो बंदा एक टॉप 10 प्लेसर को, एक 8 प्लेसर को बीट कर रहा है या फिर उसके ऊपर प्लेस हो रहा है। तो आप समझ जाओ कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट है, कितना ज़्यादा उनके लिए हाइप क्रिएट कर देगा ये चीज़। और एक साल में, सिर्फ एक साल या सवा साल के गैप में मार्टिन ने अपनी फिजिक को जिस लेवल पर अपग्रेड कर दिया ना, दैट सेज अ लॉट अबाउट हिम। किस तरह से इनकी वर्क मोटिवेशन है, किस तरह से खामोश होकर ये ट्रेन करना चाहते हैं। और सच में गाइस मैं चाहता हूँ कि टेक्सास प्रो में कम्पीट करें। अब ऐसा मैं क्यों चाहता हूँ, क्योंकि भाई आर्नोल्ड यूके में इन्होंने कम्पीट नहीं करा, साथ में एंड्रू जैक ने भी कम्पीट नहीं करा, लेकिन मैन टेक्सास में अगर ये दोनों दोबारा कम्पीट करते हैं ना तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर की बात हो गई अब तो, इन दोनों ने कम्पीट करा था और वहाँ पर ये सेकंड आए थे एंड्रू जैक के बाद में। अब देखो एंड्रू जैक इस साल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं, वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वो भी कितना ऑफ सीजन ले रहे हैं अच्छे से। साथ में मार्टिन ने जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स करी हैं और ओवर टाइम जिस तरह से ग्रूम होते जा रहे हैं, तो इन दोनों की बैटल एक बार दोबारा से देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। और कितना ज़्यादा गैप इन दोनों की फिजिक में अब इस पॉइंट पर है आफ्टर द इंप्रूवमेंट्स, वो देखने में भी मज़ा आएगा। तो भाई ये तो टाइम ही बताएगा। वैसे मैं ज़रूर इस बात को चाहूँगा कि दोनों आपस में दोबारा compete करें टेक्सास प्रो में। बाकी अब लेट्स सी। अब तो हम चलेंगे नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है आंद्रे ड्यू के बारे में। और आंद्रे ड्यू मैन 11 मंथ से ज़्यादा हो गए इन्हें नेटी हुए हुए। यस मैन, 11 मंथ से ये पूरी तरह से ऑफ है हर चीज़ पे। आई थिंक टेस्टोस्टेरोन वो भी ये नहीं चला रहे हैं। इनकी पार्टनरशिप हैनी रैम्बोर्ट के साथ, इवोजन के साथ पहले ही ख़त्म हो गई थी ऑन वेरी गुड टर्म्स। मतलब कोई भी बेकार लड़ाई वगैरह नहीं हुई, बहुत अच्छे वे में इन्होंने पार्ट वेस्ट करे हैं। बाकी वो मसल हार्डनेस, काफ़ी एक्सटेंट तक साइज भी अब ये लूज कर चुके हैं, क्योंकि 11 मंथ्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम गाइज ऑफ गियर पर। तो अभी 1-1.5 महीने ये और ऑफ रहेंगे अपने नए कैप्शन के हिसाब से। फिर उसके बाद जब पूरा 1 साल हो जाएगा या थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ही विल हॉप ऑन टू द गियर। यानी कि फिर से कम्पीट करने का प्लान कर रहे हैं, गियर पे आने का ट्राई कर रहे हैं। एक तरह से रीसेट अपनी फिजिक को इन्होंने नेटी होते हुए कर दिया है। अब देखो प्रॉपर नेटी तो ये नहीं हुए, लेकिन हाँ हाफ नेटी बोल लो, 1 साल से नेटी बोल लो, उस तरह से रहे हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने सोचा था और बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है मैन। इनका दोबारा से प्लान है कम्पीट करने का, बट ये उस तरह के कंपैरेटर नहीं है कि बिल्कुल हमेशा कम्पीट करना है। इनका जब मन करा ये वापस आ जाएंगे, इनका जब मन करा ये नहीं करेंगे कम्पीट। तो रिसेंटली गाइस इन्होंने भी एक सप्लीमेंट कंपनी भी डाल दी है किसी पार्टनर के साथ, और मेंस फिजिक डिवीजन में ये टॉप 6 के कंटेंडर हैं। तो लेट्स सी। थोड़ा यहाँ से ना मुझे ये इंडियन बॉडी बिल्डर्स की भी याद दिलाते हैं, नॉट इन अ बैड वे गाइस, मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल अच्छी बात है, आप बिजनेस करो। इनकी मेंटालिटी भी वैसी ही है। थोड़ा सा इन्होंने हाइप बना ली, उसके बाद अपने ब्रांड स्टार्ट कर दिए, स्पॉन्सर्स में चले गए और ज़्यादा प्रमोशन वगैरह करने लगे। और कम्पीट करना इनका वही है कि जब मन करा कम्पीट कर लिया, नहीं करा भाई हमें तो ब्रांड बनाना है, एंड दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। बाकी मैं तो एक्साइटेड हूँ आंद्रे को दोबारा से स्टेज पे देखने के लिए। प्लस इतना अच्छा रीसेट लेने के बाद ना, रिकवर करने के बाद, एक पूरा ऑफ गियर होने के बाद एक लंबे पीरियड तक अब जिस तरह से इनकी फिजिक रिबाउंड मारेगी ना, जैसे गियर पर आएंगे मैन, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी न्यू। और जिस तरह से फिजिक में चेंजेस आएंगे वो देखने में मजा आएगा। बट क्या अब दोबारा से मेंस फिजिक डिवीजन में ये टॉप 10 के कंटेंडर बन सकते हैं? वेल मुझे तो लगता है डेफिनेटली बन सकते हैं। आंद्रे के पास वो पोटेंशियल है, बट टॉप 8 टॉप 6 जहाँ ऊपर की बात करें ना, तो वो देखने में मजा आएगा। बाकी एनीवेज गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। और न्यूयॉर्क प्रो आज ही होने वाला है गाइस। अब धड़ाधड़ वीडियो आएंगे अगले 1.5 दिन, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कवरेज, अच्छी अपडेट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगी। बहुत ही अवेटेड शो है ये। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह की अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।